प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम सेवा नामक कहानी पर चर्चा करेंगे और यह कहानी ममता कालिया ने लिखी है। पारिवारिक विघटन, परिवार में कम होते मोह, साथ ही सबसे बड़ी विकट समस्या आज यह है कि परिवार के बड़े बुजुर्ग जो है उन्हें कौन संभाले, उनका कौन ध्यान रखे। आज की जो जीवन शैली है उसमें 4 हाथों से कमाने पर भी धन कम ही पड़ता है। 4 हाथ अर्थात पति और पत्नी दोनों के कमाने पर भी धन की कमी ही दिखती है, क्योंकि वर्तमान समय की जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि जिसमें अत्यधिक धन की आवश्यकता है, इसलिए पति और पत्नी का कमाना आवश्यक है। तो ऐसे में जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक स्तर पर लाने के लिए उनके जन्म से लेकर उनके शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण, विवाह, कैरियर, हर चीज़ को संवारने वाले उन माता पिता, अभिभावक, पेरेंट्स का क्या हो, उनकी देख रेख जब वे विवश हो जाए, जब वे लाचार हो जाए, जब बूढ़े हो जाए, तब उनकी देख रेख कौन करे। ऐसे प्रश्नों को, या हम कहेंगे हमारे समय की पिछले कुछ दशकों से जो विडंबना है उसको इस कहानी में बहुत ही अच्छे से रिश्तों के ताने बाने में बुनकर दर्शाया गया है। कहानी की शुरुआत देखिए, यहीं से जो है व्यंग की प्रखर धार, पैनी धार हमें दिखाई देती है। अस्पताल के अहाते में गेट से लेकर पोर्च तक कतार में अशोक के पेड़ लगे थे। अपने प्रतीकात्मक अर्थ में वे बड़े सुंदर थे, अर्थात सिंबॉलिक अर्थ में वे सुंदर थे। फिर भी सच्चाई यह थी कि अशोक के होते हुए भी अस्पताल के अहाते में शोक और दुख के दृश्य प्रायः रोज़ देखने को मिलते, अर्थात उनकी भरमार थी। तो यहीं से जो है कहानी अपना व्यंग दिखाना शुरू कर देती है। और इस कहानी के मुख्य पात्र है नरोत्तम सहाय, जिनकी पत्नी बाथरूम में पैर फिसलने से गिर गई, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ। मुख्य पात्र है उनका बेटा जो है बेटा विस्मय, जो किसी कारपोरेट कंपनी में बहुत ही ऊंचे स्थान पर पहुंच चुका है। उनकी बेटियां भी हैं जो विवाह होकर अपने ससुराल चली गई हैं। आगे देखिए, उनके अंदर अर्थात नरोत्तम सहाय के अंदर एक बियाबान उगकर फैलने लगा था। वे हैरान थे कि यह बियाबान उस दिन नहीं होगा जब वे नौकरी से रिटायर हुए। बियाबान अर्थात एक खालीपन। वे कहते हैं कि ऐसा बियाबान उनके अंदर तब नहीं होगा जब वे रिटायर हुए थे, सेवानिवृत्त हुए थे। उस दिन भी नहीं होगा जब उनकी बेटियों की शादी हुई। और सभी को पता है कि बेटियों के विवाह के बाद जो घर है वह काटने को दौड़ता है, जैसे उसे घर की रौनक चली जाती है। घर वही होता है, इसको एक दृश्य से समझ सकते हैं, जैसे हम रोज़ सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनने के आदी हों और अचानक चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो जाए। सब कुछ होकर भी हमें उसकी कमी लगती ही है। ऐसी ही बेटियां होती है। यहाँ तक कि जब उनके लाडले बेटे विस्मय को घर छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा, जहाँ विशाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में उसकी नियुक्ति हुई, वे उदास नहीं हुए। लेकिन अब पत्नी की आकस्मिक बीमारी ने उनको एकदम निरुपाय बना डाला। पहले कभी अकेला लगता था तो वे खट से रेडियो खोल देते, रेडियो के चलते ही वे समूची दुनिया से जुड़ जाते। कभी कभी वे टीवी और रेडियो एक साथ खोल लेते। पत्नी मना करती तो वे कहते, मैं देख रहा हूँ कि किसके कार्यक्रम बेहतर है, अर्थात विकल्प की वे तलाश में हैं, जो बेहतर है उसको चुना जाए। व्हाट इज़ सुप्रीम, व्हाट इज़ सुपीरियर, दे वांट टू सेलेक्ट इट एंड एंजॉय इट। लेकिन इधर 15 दिन से जब उनसे पत्नी उनके बीमार पड़ी है
नरोत्तम सहाय भयंकर रूप से अकेले हो गए हैं। अर्थात मन बहलाव के जो कृत्रिम साधन हैं टीवी और रेडियो, अब वे भी कारगर नहीं हैं। उन्हें हैरानी थी कि कैसे जरा सी चोट लगने से वह घायल होकर अस्पताल पहुंच गई और यहाँ भी 15 दिन से बेहोश है। अर्थात यह वाक्य या यह प्रसंग वर्तमान की चिकित्सा पद्धति को भी दर्शाता है, उस पर भी जो है व्यंग्य करता है, उस पर भी प्रहार करता है। बाथरूम में पांव फिसल जाने से उसकी कनपट्टी पर हल्की सी चोट आई थी, पर वह तत्काल बेहोश हो गई। नरोत्तम जी ने उसे कारामिन, गोल्ड ड्रॉप और जो भी उनके समझ में आया देकर देखा। कुछ न हुआ। लाचार के पड़ोसियों के कहने पर पत्नी को अस्पताल ले आए। पता चला उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया है। मामूली से चोट की वजह से उनकी पत्नी को जो है ब्रेन हैमरेज हो गया। घबराहट में उन्होंने तीनों बच्चों को खबर कर दी। देखिए, कहने को 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा, लेकिन समय पर एक भी पास नहीं। यही विडंबना लगभग सारे अभिभावकों की वर्तमान समय में है। 2 दिन के अंदर उनकी दोनों लड़कियां आ गई, मम्मी मम्मी करती। जब नरोत्तम जी ने उन्हें चोट के बारे में बताया, लड़कियों ने गुस्से से उनकी तरफ देखा, मानो उन्हीं की गलती से पत्नी गिर पड़ी थी। लड़कियों को मां की बेहद फिक्र थी, पर दोनों अपने अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर आई थी। ज़्यादा देर टिक कर बैठना उनके लिए मुमकिन न था। यहाँ पर देखिए, बहुत फिक्र है उनके हृदय में मां के लिए, किंतु वे नौकरी करती है और नौकरी की विवशता, इसे विवशता कह लीजिए, के कारण वे अपनी मां को समय नहीं दे सकती। 3 दिन उन्हें अस्पताल का उपचार देखकर संतोष प्रकट किया। इलाज ठीक हो रहा है, पास ही सिस्टर का ड्यूटी रूम है। पापा मम्मी का ठीक से इलाज कराइए, आप ही को ध्यान रखना है इनका। वे अपने पति को जो है हिदायत देती है। पत्नी की नाक में नली थी, जिसके रास्ते दूध, जूस, पानी उन्हें दे दिया जाता। ड्यूटी पर तैनात नर्स नियम से 3 घंटे बाद आती, उन्हें पथ्य पिला देती। बेटियों ने अफसोस में सिर हिलाया। मम्मी होश में होती तो हम कोई ताकत की चीज़ बनाकर इन्हें खिलाते, पर अब तो लिक्विड डाइट के सिवा कुछ दिया नहीं जा सकता। हमारा रुकने का क्या फ़ायदा पापा, हम जाएं। वे रुकना भी नहीं चाहती। उनकी नौकरी की व्यवस्था मान लीजिए या समय का बदलाव मान लीजिए। और वैसे भी मनुष्य ज़्यादातर पलायनवादी होता है, हमेशा एक गली छोड़कर ही वह बात करता है। नरोत्तम जी का मन बेटियों के आने से थोड़ा संभला था। उनके जाने की सुनकर फिर वे चिंतित हो गए। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि कोमा वाले मरीज कई बार साल पर होश में नहीं आते। अगर ऐसा हो गया तो? बेटियों ने कहा, पापा आप भी तो अभी से घबरा गए। ज़रा सोचिए, हमारी माँ ने 40 साल आपकी सेवा की है, वह भी जब आप स्वस्थ और समर्थ थे। आज वे बीमार पड़ी है तो आपका फ़र्ज है आप इनकी सेवा करें। अपने हृष्ट पुष्ट बेटियों को देखकर नरोत्तम जी के मन में आया कि कहें सेवा तो तुम्हारी उन्होंने भी कम नहीं की। बिटिया चूहे जैसी पैदा हुई थी तुम दोनों, पर वे लड़कियों का दिल दुखाना नहीं चाहते थे। वे जानते थे उनके ऊपर गृहस्थी और नौकरी के दोहरे झंझट है। पिता भी विवश है, या फिर अपनी बेटियों की विवशता को वे जानते हैं कि उनकी बेटियों को नौकरी और गृहस्थी दोनों का झंझट संभालना है, और यह होना ही है, क्योंकि स्त्री जो परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए अपने पति के साथ या पुरुष साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, किंतु उसकी गृहस्थी के कार्य वैसे के वैसे बने हुए हैं, छूटे नहीं हैं। जाती हुई बेटियां पिता को हिदायत देते हुए कहती है, याद रखिए पापा, हमारी मम्मी के हाथ की छोटी उंगली भी हिलती रहे तो इन्हें जिलाए रखना है। हमें अपनी माँ सारे संसार से ज़्यादा प्यारी है, और कुछ नहीं तो कहने को तो है हमारी माँ अभी है। बड़ी बेटी ने अपनी साड़ी की पटली ठीक करते हुए कहा। आगे देखिए, पुराने दिनों के साथियों को खबर लगी तो उनमें से कई आकर मिसेज सहाय को देख गए। सहृदय लोग थे, सबने अपने अपने फ़ोन नंबर नरोत्तम जी को दे दिए, जिससे किसी भी ज़रूरत में वे उनसे संपर्क कर सके। 4-5 दिन में नरोत्तम जी की डायरी फ़ोन नंबरों से भर गई। एक दिन 2 पड़ोसी भी उनसे मिलने आए।
मरीज की हालत जैसी की तैसी थी, बस इतना सुधार था कि वे कभी कभी अपने बच्चों के नाम अस्फुट स्वर में दोहराती, अर्थात उस अवस्था में भी वह अपने बच्चों को याद कर रही थी। पड़ोसियों ने बड़ी आत्मीयता से कहा, सहाय साहब, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए, आप भी यहाँ रहते रहते बहुत थक गए होंगे। हमदर्दी के बोल सुनकर नरोत्तम जी को लगा वे वाकई बहुत थक गए हैं, अर्थात उनकी अवस्था या उनकी दशा का उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उन्होंने महीनों से कोई मनपसंद चीज़ नहीं खाई। अस्पताल में कैंटीन के खाने की तरफ उनकी देखने की इच्छा ही नहीं होती। उन्होंने बड़े संकोच से कहा, अगर हो सके तो थोड़ा मीठा दलिया बनवा कर भिजवा दीजिए। ज़रूर जी, पड़ोसी ने कहा और विदा ली। अगले दिन सुबह पड़ोसी दफ्तर जाते हुए 2 मिनट के लिए अस्पताल आए। लो जी सहाय साहब, इसमें दलिए का सब सामान है। वाइफ ने कहा है उसे तो दलिया बनाना आता नहीं, यहाँ कैंटीन में बनवा ले आप। नरोत्तम जी हके बके दलिए, चीनी और दूध के पैकेट देखते रह गए। तो वर्तमान समय में देखिए, पड़ोसी या आपके परिचित लोग आपकी सहायता करते हैं, वे भी अधूरी सहायता करते हैं। उनसे सामान लाकर पकड़वा दिया। सामान तो वैसे बाज़ार में भी मिल जाता था। तो वर्तमान समय में किसी पड़ोसी नेबर से जो सहायता मिल सकती है, उसका स्वरूप ऐसा हो चुका है। पत्नी की चेतना जब जब लौटती, वह विश्व विश्व पुकारती, जो उनका लड़का विस्मय है। नरोत्तम जी ने अपने किसी पड़ोसी से कहकर अपने पुत्र को फ़ोन करवाया। 4 दिन तक वे तनाव में रहे। क्या हुआ, विस्मय क्यों नहीं आया, कहीं वह खुद तो बीमार नहीं। अर्थात 4 दिन हो गए बेटे विस्मय को पता चलकर, फिर भी वह नहीं आया। उसने कोई खबर क्यों नहीं भेजी। 5वें दिन सुबह 9 बजे विस्मय की नीली मारुति वार्ड के सामने आकर रुकी। उनका बेटा, बहू, दोनों पोते कमरे में दाखिल हुए। पीछे पीछे फलों के थैले लिए हुए ड्राइवर। इन सब के बाद नन्हा पालतू कुत्ता नाटी। तो वर्तमान समय में देखिए कि पालतू कुत्ते, जिन्हें पेट डॉग कहा जाता है, वे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, वे परिवार के साथ रहते हैं, किंतु अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वे परिवार के साथ नहीं हैं। विस्मय अपनी सफाई देते हुए कहता है, मैं तो जापान गया हुआ था कॉन्फ्रेंस में, अभी रात 2:45 पर लौटा। तब डाली ने बताया, मम्मी अस्पताल में है। डाली उनकी बहू का नाम है। तो पिता इस पर कहते हैं, डाली तो आ सकती थी। नरोत्तम जी ने बहू की तरफ देखते हुए सोचा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज की पीढ़ी को सिर्फ वे सोच रहे हैं। बेटियों के बारे में उनकी जो राय है, वह अपने मन में ही व्यक्त करते हैं, या फिर वह विचार के हद तक ही है। शब्दों का जामा वे नहीं पहनाते अपने विचारों को। शायद डाली ने उनके मन की बात सुन ली। पापा कार गैरेज गई हुई थी, मैं इतनी परेशान हुई कि पूछिए मत। कहने को दिल्ली इतनी पास है, पर टैक्सी वाले तैयार नहीं होते गाज़ियाबाद आने को। डाली ने सफाई दी। सबने अपनी अपनी तरह से बेहोश माँ को प्यार किया। विस्मय ने माँ का तकिया ठीक करते हुए कहा, पापा मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, देख लेना। विदेश में तो एक लड़की 23 साल बाद कोमा से एकदम भली चंगी होकर निकली, कार एक्सीडेंट हुआ था। नरोत्तम जी पूरी तरह से थक चुके थे। उनकी पत्नी को ही नहीं, स्वयं उन्हें भी सेवा की ज़रूरत थी। दोनों पोते स्वागत और प्रतीक कुछ देर दादी के बिस्तर के पास खड़े रहे। जब उनकी आवाज़ से दादी नहीं जागी तो वे नाटी को लेकर बाहर निकल गए। नरोत्तम जी खिड़की से बाहर बच्चों को नाटी के साथ खेलते देखते रहे। फिर वे बताने लगे कैसे माँ का स्वास्थ्य पिछले कई महीनों से लष्टम पष्टम तो चल ही रहा था। आधी रात में पेशाब करने उठी तो बाथरूम में फिसल पड़ी। पापा जब मम्मी इतनी कमज़ोर थी तो उनके बिस्तर के पास कमोड क्यों नहीं रखवा दिया आपने? डाली पूछती है। उनकी बहू बोलती है, इसे गंदा लगता है, क्या करूं, पुरानी आदतें हैं, बदली नहीं जाती। आप भी तो ज़िद्दी है टाइप है, आदत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है पापा, विस्मय ने कहा। नरोत्तम जी को अपनी गलती महसूस हुई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ।
वे बेटे को सामने अपने अनाड़ी और पुराना पा रहे थे, अर्थात वे अपने पुत्र के सामने स्वयं को आउटडेटेड पा रहे थे। वे वर्तमान समय की पीढ़ी जिस स्तर पर जिस हिसाब से स्मार्ट है, वे अपने आप को वैसे स्मार्ट नहीं पा रहे थे। यूँ तो वे भी अपने समय में उच्च पदस्थ अधिकारी रहे, अर्थात वे जब जॉब करते थे, नौकरी करते थे, जिस महकमे में, जिस विभाग, जिस डिपार्टमेंट में वे काम करते थे, वहाँ पर वे भी बॉस थे, उनका पद ऊंचा था, वे अपने दफ्तर के शहंशाह थे। लेकिन बेटे ने अपनी कंपनी में कुछ 7 साल में इतनी तरक्की कर ली थी कि उसने न सिर्फ पिता को बल्कि अपने साथियों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। आए दिन उसका देश विदेश का दौरा रहता था। महज 30 साल की उम्र में उसके व्यक्तित्व में गजब का आत्मविश्वास था। बेटे को देख नरोत्तम जी की व्यग्रता शब्द ढूंढ रही थी। कभी वे डॉक्टरों के पर्चे दिखाने लगते, कभी दवाओं की शीशियाँ। तो यहाँ पर देखिए, पिता अपने भाव बेटे के सामने खुलकर भी व्यक्त नहीं कर पा रहा है। यही हाल उनका उनकी बहू के आगे, उनकी बेटियों के आगे भी था। बेटा कहता है, पापा कोमा पेशेंट के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर मिनट की देखभाल नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर क्या कहते हैं, कब तक होश आ सकता है। इसके बाद में जो है बेटा जो है सजेशन सलाह देता है कि आप जो है एक अलग से नर्स रख लीजिए, और आप पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है। बहू भी समझाती है। तब पिता अपनी विवशता दर्शाते हुए कहता है, अकेला घर मुझे काटने दौड़ता है। इस युग के या 60 या 70 के दशक के बाद के मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी विडंबना अकेलापन है। जो सामाजिकता थी शहरों में आकर जो है वह बिल्कुल ख़त्म हो गई, मझले शहरों में आकर। और मझले शहरों में आने के बाद में उनके जो पुत्र है या उनकी जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी है, वह और भी आगे निकल गई। वह पूरी तरह से मेट्रोपोलियन सिटीज़, महानगरों की ओर चली गई, जहाँ के माहौल में अभिभावकों के लिए कोई स्थान नहीं था। अभिभावक को कुछ मिला तो अपने 60 वर्ष की आयु के बाद में या अंतिम पड़ाव में जो है अकेलापन या एकाकीपन मिला। तो वे कहते हैं, अकेलापन मुझे काटने दौड़ता है, क्या करूं, मेरी तो अक्ल हैरान है। 15 दिन में बस मैं हूं और इसका बिस्तर है। रात में ठीक से सो नहीं पाता, कहीं यह गिर न पड़े। बिस्तर ऊंचा है न, और यह बीच बीच में चौंकती है। डाली ने बिस्तर का मुआयना किया। ऐसा कीजिए पापा, एक तरफ बिस्तर दीवार से सटा दीजिए, दूसरी तरफ यह जंगला चढ़ा दीजिए, बस हो गई आपकी परेशानी खत्म। नरोत्तम जी यह सब उपाय कर चुके थे। वे कहते हैं, वहाँ हवा नहीं लगती ठीक से, फिर दीवार से कोई कीड़ा बीड़ा बिस्तर पर आ जाए। अब पापा आपको तो लगता है कि परेशानी में मज़ा आने लगा है। तो पिता पर जो है वे व्यंग्य करते हैं। नरोत्तम जी बता रहे हैं, मंगलवार का दिन था, इसका ब्लड प्रेशर उस दिन बिल्कुल ठीक था। शाम को ही डॉक्टर तुली ने घर आकर देखा था, अर्थात नियमित रूप से उनकी पत्नी के स्वास्थ्य की जांच एक डॉक्टर करता था और स्वयं उनकी भी जांच होती थी। विस्मय बड़ी बेचैनी से कभी माँ कभी पिता को देखता है। मंगल को बड़े चाव से इसने बेसन के लड्डू बनाए थे। कहने लगी, बच्चों को बड़े पसंद है मेरे हाथ के लड्डू। थकान उसे तभी आ रही थी। फिर शाम का खाना बनाया, मुझे खिलाया, पर खुद नहीं खाया। कहने लगी, मुझे एक प्याला दूध दे दो, मैं सो जाऊं। मैंने ग्लूकोज मिलाकर दूध दिया। मैं अकेले बैठा टीवी देखता रहा। यह सो गई। जब इनसे नहीं होते तो इतने झंझट के काम करती क्यों है मम्मी, डाली ने कहा। जैसे डाली को कितनी फिक्र है अपनी सास की। शरीर के साथ शौक तो नहीं जाता ना। इससे पहले एक दिन डॉक्टर दुबे को दिखाया था। उन्होंने कहा शरीर में खून की कमी हो गई है। सारे पेपर्स हैं मेरे पास। 1 साल से डॉक्टर दुबे का इलाज चल रहा है, तुम्हें पता ही है। बस सब जानता हूँ पापा, आप बस नटशेल में बताइए, अर्थात संक्षिप्त में बताइए, मुख्य पॉइंट्स बताइए। अब इनकी तबीयत कैसी है, डॉक्टर क्या कहता है। विस्मय ने बड़ी बेचैनी से पिता की तरफ देखकर कहा। बेटे के इस तरीके से पूछने पर नरोत्तम जी के
कलेजे में बेटे की बेचैनी, हड़बड़ी और शब्द बर्फ़ की नोक की तरह छुप गए। जो है तुम देख रहे हो, डॉक्टरों का कहना है ब्रेन हेमरेज से उठने पर इसे फालिज भी हो सकता है। ऐसे में शायद दिमाग उतनी अच्छी तरह काम न करे। इस पर बेटे का जवाब देखिए, आप मम्मी का बुरा क्यों सोचते हैं? अगर मेरी मम्मी है तो इन्हें कुछ नहीं होगा। चीयर अप पापा, मम्मी ठीक हो जाएंगी। विस्मय उठ खड़ा हुआ, डाली भी खड़ी हो गई। अर्थात उन्होंने जाने का या लौटने का संकेत दे दिया। पापा, आप सुबह शाम मुझे मम्मी की हालत के बारे में फ़ोन करते रहिए। आप मस्ट नो हाउ शी इज़। मुझे कलकत्ता जाना था मीटिंग में, वह मैं पोस्टपोन कर दूंगा। मम्मी के ठीक होने पर ही जाऊंगा। डाली ने कहा, पापा आप अपना भी ध्यान रखिएगा, यह न हो कि मम्मी के बाद आप पड़ जाएं। आप कहे तो मैं डाली को छोड़ जाऊं, विस्मय ने चलते चलते कहा। डाली ने खींचकर पति की ओर देखा, अर्थात वह इरिटेट हो गई, वह चिढ़ने लगी। मुझे कल बच्चों के स्कूल जाना है, पेरेंट टीचर मीटिंग है। पिछले महीने भी मैं नहीं जा सकी थी। बाहर बच्चे खेल से थककर कार में बैठे थे। अर्थात बच्चे भी समझ गए कि दादा या दादी से कुछ समय के लिए मिलना था और मिलकर जो है वे स्वयं जाने के लिए तैयार हो गए। अर्थात उनका लगाव या किसी भी प्रकार का अटैचमेंट उनके दादा दादी के साथ में नहीं है। अर्थात पहली और तीसरी पीढ़ी का जो अंतर है वह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो डिस्टेंस है या डिसअटैचमेंट कह लीजिए, वह अपने अति के स्तर पर पहुंच चुका है, जहां पर सिवाय फॉर्मेलिटी या औपचारिकता के कुछ भी नहीं बचा। नाटी अभी भी बोगनवेलिया की नीची डालों को उलांकने की कोशिश में उछल कूद कर रहा था। नाटी चलो, डाली की आवाज़ लगाते हुए उछलकर गाड़ी में चढ़ गया। प्रतीक ने कहा, दादाजी मैं दादी के लिए गेट वेल कार्ड भेजूंगा। ओके। अर्थात उनके पोते ने कहा कि मैं एक जो है कार्ड भेज दूंगा, ग्रीटिंग कार्ड। तो अर्थात रिश्ते मात्र औपचारिक हो गए हैं। और हम पिछले 2-3 दशकों से देखते हैं, कभी भी कोई फेस्टिवल आ जाता है तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के कार्ड जो है मार्केट में बिकने आ जाते हैं। तो यही कल्चर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कार चली गई, नरोत्तम जी वापस कमरे में आ गए। कहानी अब अपने चरम पर पहुँचती है, क्लाइमेक्स पर पहुँचती है। देखिए, पत्नी अर्धचेतन अवस्था में विश्व को याद कर रही थी। नरोत्तम जी पत्नी से बोले, चला गया तुम्हारा विश्व, आधे घंटे को आया था। हाँ, तुम्हारा बेटा विश्व, इसे तुमने पैदा किया, पाला पोसा, याद है कैसे इसकी जरा नाक बहते ही तुम मेरी नाक में दम कर देती थी। डॉक्टर को बुलाओ, खिड़की बंद करो, नया कंबल लाओ। यह लाड साहब तो जाता था, तुम इसका होमवर्क करती थी आधी आधी रात तक। आज तुम बेहोश पड़ी हो और बेटे को फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास बैठने की। मुझसे कहता है, नटशेल में बताइए मम्मी को क्या हुआ। बदतमीज़ गधा कहीं का, दफ्तर की भाषा अपने बाप से बोलता है। अर्थात उनका जो एटीट्यूड ऑफिस में है अपने अधीनस्थों सबॉर्डिनेट्स के प्रति, वही एटीट्यूड, वही रवैया वह अपने पिता के साथ भी अपनाता है। क्या तुम्हारी हालत और अपनी परेशानी मैं नटशेल में बता सकता हूँ? क्या यह हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू जैसी सिचुएशन है? तो वर्तमान समय की पीढ़ी जैसे हाउ आर यू, थैंक्स, नो मेंशन, फाइन कहकर जो है अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है, उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। मैंने भी बहुत अवसर की, पर कभी अपने बाप को अपना क्लर्क नहीं समझा। ये तुम्हें देखने नहीं, विजिट पे करने आए थे। जब ये पोते पैदा हुए तुम अपना नहाना खाना भूल रात दिन लगी रही इनमें। आज बहू को तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। सुना तुमने, किसी को फुर्सत नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, मैंने अभी से देख लिया है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो, आंखें खोलो, तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन। इस विडंबना पर, इन विडंबना भरे हृदय से निकले उद्गारों के साथ यह कहानी समय होती है, जो बदले वक्त, बदले मानव मूल्यों को बहुत ही अच्छे से उजागर करती है। इस तरह के विषय को उठाने के लिए कहानीकार को हम साधुवाद देते हैं और यहाँ पर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।